अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद दाखिल। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहर सील। पीटीआई पंजाब सिंध बलोचिस्तान से अवाम निकालने में कामयाब ना हो सकी, धरना कामयाब होगा या नाकाम। और फाइनल कॉल मार्च, क्या हुकूमत दबाव में आकर बानी पीटीआई को रिहा कर देगी? सियासी पंडितों ने बड़े दावे कर दिए। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही कंटेनर पर मौजूद, तमाम मोटरवे सड़कें बंद, मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी तातुल का शिकार। अवाम परेशान, कारोबार ठप। वजीर खजाना ने एहतजाज की वजह से मुल्क को रोजाना 190 अरब रुपए नुकसान का दावा कर दिया। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। क्या मामला तय पाए? मिनिस्टर इनक्लेव में हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीटीआई ने परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ पर धरने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। अब क्या होने वाला है, कुछ हकाइक बयान करेंगे। और 10 बड़ी कारोबारी शख्सियात ने इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को 1 अरब रुपए की खतीर रकम पेश की, मगर अब बिजनेसमैन का एतमाद सियासतदानों के बजाय मुक्तदरा पर ज्यादा हो गया है। इसकी वजह आखिर क्या बनी? सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच के कॉलम में बड़े इंकशाफात, जानेंगे इन्हीं की ज़बानी। जी, इस वक्त हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब। इनसे बात कर लेते हैं और इन्होंने आज जो कॉलम लिखा है उस हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सुहेल साहब, आपने भी यही लिखा है, आज जो लेटेस्ट खबर है उसमें भी यही है कि हुकूमती और पीटीआई के जो दोनों अतराफ हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे कि किस वेन्यू पे जो है वो ये एहतजाज होगा, वो भी फेल हो गए हैं। आपने भी लिखा अपने कॉलम में आज कि ये जो सियासी जमातें हैं, अगर ये आपस में कोई हल नहीं निकालेंगी तो जो मुक्तदरा हल्के हैं या एस्टैब्लिशमेंट है उनका किरदार पहले भी था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये सियासतदानों को या सियासी जमातों को नजर नहीं आ रहा? देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि सियासी जमातों के अंदर एक इनहेरेंट खराबी होती है और वो खराबी होती है कि उनको अपने जो राइवल है हर वक्त उसके खिलाफ जो है उनको बयानात भी देने पड़ते हैं, उसके खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। लेकिन दुनिया भर में जो सियासतदान है उन्होंने कुछ एक मिनिमम एक ऐसा एजेंडा रखा होता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जब जो मुश्तरका निकात होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें वो मुश्तरका निकात जिन पर के उनको इकट्ठा होना चाहिए उन पर भी इकट्ठी नहीं होती, जैसे कि आइन है, जैसे पार्लिमान है, जैसे हकूक है, इंसानी हकूक है, उससे भी इकट्ठे नहीं होते। चुनाचे ये है कि एक मुक्तदरा के साथ मिल जाता है और दूसरे को मार पड़ रही होती है, फिर दूसरा मिल जाता है और पहले वाले को मार पड़ रही होती है। तो ये सिलसिला हम तो जब से होश संभाली है यही देख रहे हैं और मुझे कोई इसके अंदर तब्दीली भी नजर नहीं आती। सारे ही जो है इसी तरह इसी डगर पे चल रहे हैं। सुहेल साहब, ये बताएगा, ठीक है मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो ये है कि 9 मई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए अहम है। इसी तरह 8 फेब के इलेक्शंस की जो धांधली है वो पीटीआई के लिए अहम है। इन दोनों इवेंट्स को हल किए बगैर क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्या मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए चीजें जितनी पेचीदा कर लें हो सकती हैं और जितनी आसान कर लें उतनी वो भी हो सकती हैं। एक ही चीज पेचीदा भी हो सकती है, वही आसान भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि बड़े आसान हाल है। मुझे तो पहले दिन ही जब 9 मई का वाकया हुआ तो सिवाय इसके कोई नजर नहीं आता था कि भाई जो इसके अंदर गुनाहगार है पीटीआई उनसे लातलकी का ऐलान करे, उनको सजाएं होने दे। क्या जरूरत है फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन कहने की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहने की, और क्या जरूरत है उन्हें डिफेंड करने की? बस उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और इसी तरह 8 फरवरी है, हम देख रहे हैं कि जी बदकिस्मती से कोई इसका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं कि जिसमें धांधली हुई है। हम 1970 के इलेक्शन में धांधली हुई, 1985 का इलेक्शन पार्टीलेस था, उसमें पीपल्स पार्टी को शमूलियत ही नहीं दी गई। उसके बाद 88 का इलेक्शन था, बेनजीर के खिलाफ आईजीआई खड़ी कर दी गई, उसको सपोर्ट किया गया पंजाब में। 90 का इलेक्शन जो था वो टोटली वन साइडेड था, वोट पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे, सीटें उनकी ज्यादा थी। 93 का इलेक्शन जो था वो निस्बतन कुछ तो उसको कह ले थोड़ा फेयर था।
97 जो था उसमें फिर जो था उसके ऊपर भी एतराजात हुए। तो ये अगर पूरी तारीख पढ़े तो भाई बात यह है कि सियासी जमातों ने ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने और नून ने, कि भाई जो भी होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमने सिस्टम का हिस्सा रहना। चुनाचे वो यही हुआ कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे और 2-3 साल बाद उनकी फिर बारी आ जाती थी। इस दफा उसके उलट हुआ है। तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि नहीं, हमने ये मानना नहीं और हमने जितनी देर तक जो हम मुकम्मल इक़्तिदार है हमें नहीं मिलता वापस, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। हमारी ख्वाहिश तो है कि उनको जो वो कहते हैं दे दें, लेकिन जाहिर है जिसने ये सारा कुछ हासिल किया हुआ है, ताकत हासिल की हुई है, सारा मैनेज किया हुआ है, वो दे के खुद विक्टिम क्यों बने? तो बस ये सारी जो लड़ाई है, जब तक ये लचक नहीं आती दोनों में, इसी तरह ये लड़ाई रहेगी। ठीक ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी कहा कि मुक्तदरा जो है उसके साथ कोई ना कोई एक ग्रुप, एक पार्टी मिल जाती है और दूसरे को फेंटी लगती है और वो पावर्स अपनी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस के क्लाउड है, पावर्स है, वो डिक्टेट करते हैं, अपनी मर्जी से फैसले होते हैं। तो मुक्तदरा को लग नहीं रहा कि अब उनके इन फैसलों की वजह से कि एक को साथ मिला लो, दूसरे की फेंटी लगा लो, दूसरे को हटा के तीसरे की फेंटी लगा लो, इसके बाद मुल्क के जो हालात हैं वो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अनरेस्ट हो, इकॉनमी हो, आपकी दीगर अदरवाइज हो, तो उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और ये जो यहाँ पे एक को अपने साथ मिला के दूसरे की ठुकाई वाला प्रोग्राम है, अब इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इससे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, उन्हें भी हो रहा है। लासा साहब, अगर पूरी हम तारीख, आप तो माशाल्लाह खुद बड़े जो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के भी और सियासत के भी मेरी तरह, लेकिन असल में होता यह है कि अयूब खान भी ये समझता था कि मैं मुल्क का बहुत बड़ा मुखलिस हूं और मैं ठीक कर रहा हूं। याह्या खान भी समझता था। इसी तरह हर जो हुक्मरान है वो ये समझता है कि मैं तो दरअसल मुल्क को संवारना चाहता हूं, मेरे मुखालिफ मुल्क को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस ये आप भी यही है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आपने अभी ये तफसील से सियासतदानों के कंडक्ट पे, करैक्टर्स पे, इनको हमने करीब से देखा है साहब ने, आपने भी रिपोर्ट किया, हम भी इसको रिपोर्ट कर, ये वाकई आपको सियासतदान लगते हैं या ये बिजनेसमैन हैं कि जिनको जहाँ से प्रॉफिट नज़र आता है उसके साथ मिल जाते हैं? दे नीड जस्ट देयर एक बेनिफिट चाहिए, एक डेली की बुनियादों पे कारोबार करना है। 2-2.5 साल का, जैसे आपने कहा 3 साल कारोबार कर लेंगे, इतना में प्रॉफिट हो जाएगा, खैर है, 2-2.5 साल का नुकसान होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियंस? जो आपने बातें की है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में कोई मिनिमम तो कहीं पे कोई थोड़ा सा एग्रीमेंट होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2008 के बाद ही देख लेते हैं। तो ये लगते हैं वाकई पॉलिटिशियन हैं या मतलब कारोबार करने आते हैं अपने उनके लिए? फिर वो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, अय्याशियां करना, मुफ्त की गाड़ियां, मुफ्त के जहाज, मुफ्त के प्रोटोकॉल, मुफ्त का खाना पीना। इन्होंने कौन सा 9 to 5 जॉब करनी है सर? कौन सी बच्चों की फीसें देनी है? कौन सा इन्होंने सुबह 9 बजे स्कूल बच्चों को छोड़ना है, 1 बजे वापस लेना है? इनका तो धंधे ये है कि जनाब के यहाँ फड्डे लाड़े, मार कुटाई, डांग सोटा होगा तो हमारा चांस बनेगा। डू यू थिंक दे आर रियली पॉलिटिशियन जिसकी बात आप कर रहे हैं? असल साहब, मैं तो इनको मजलूम भी समझता हूँ पॉलिटिशियंस को, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि असल में ये सारे पैटी पॉलिटिशियन है जिसको के अपनी नाक से आगे नहीं देखते। वह स्टेट्समैन जो होता है वो कुर्बानी देता है। मसलन कुर्बानी देने से ट्रेडिशन सेट होगी। बदकिस्मती ये है कि जो भी आता है कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं, यानी दूसरे को अकोमोडेट करने को तैयार नहीं। जब तक ये नहीं होगा कि एक इंतकाम का दायरा टूटे और एक कहे जी आज से ये खत्म, मैं तो इंतकाम नहीं लूंगा, उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो कहे कि जी मैं किसी का एजेंट नहीं बनूंगा, मैं तो पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं मुझे सीटें मिलती ना मिले कोई बात नहीं, या हर एक कहता है कि बस मुझे हुकूमत मिल जाए। ठीक है, ये पैटी पॉलिटिक्स है। जो स्टेट्समैनशिप है, काश वो आए और पाकिस्तान जो है वो फिर सीधी पटड़ी पे चढ़े। आपको याद इसके कि पॉलिटिशियंस के अलावा तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि हक के हुक्मरानी तो उन्हीं का है। अच्छा, लेकिन वो भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब ने 93 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, शायद टीवी इंटरव्यू था उनका, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उनका ये निगरान हुकूमत दौर में उनका इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम सियासतदानों को नया सोशल कंट्रैक्ट हमें
या लिखना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम उस वक्त भी शदीद थे। बाद में जब इन्होंने लूटमार कर ली, बहुत सारी चीज़ों का खा पी लिया, केसेस हो गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जनीवा हो गया, लंदन के फ्लैट्स वगैरह, उन्होंने जनाब के बहुत हमने लड़ भिड़ लिया एंड ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं। आपको याद होगा बड़ा पॉपुलर नारा हुआ था वो, जैसे वो साउथ अफ्रीका में बना था। हालांकि साउथ अफ्रीकन जो है वो कोई यहाँ पे कोई लूटमार करके कोई पैसा बना के, मनी लॉन्ड्रिंग, माल फ्लैट बना के उनका ट्रूथ रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। अब वो फिर आपको याद होगा कि वो फिर कहते हैं जनाब के बैठ के एक नया कोई मुआहदा करें। तो क्या करें इनका सर? ये तो 30-40 साल से बाद इनको याद आ जाता है कि जनाब कि अब आपकी बारी, अब ये मेरी बारी है। तो ये तो पावर के बगैर तो ये जिंदा नहीं रह सकते, इनको तो खर्चे चाहिए हुकूमती इस पे ओहदों पे। नासरा साहब हौसला रखें। इस वक्त सच तो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट बैंक खो चुकी, नून तेजी से पहले भी खो चुकी है, आइंदा भी खो रही है। अब एक सिर्फ पार्टी रह गई है पीटीआई, और पीटीआई भी एक हुकूमत की मार है। जिस दिन वो हुकूमत आ गई वो भी टोटली अनपॉपुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब है फिर नई पॉलिटिक्स ही होगी ना। अब नए लोग आएंगे, नई कोई सियासी जमातें बनेंगी। तो आई एम सीइंग ए चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, फिर नई मिडिल क्लास की लीडरशिप को आएगी। मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ, अल्लाह करे मुबर्राओ, ये पार्डन भी फॉर इंटरप्शन, यही एमक्यूएमआई थी। हम समझे थे पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेरी लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, ये चेंज लाएगी। वो वैलेंट होते गए, वो जो कुछ कराची में हमने वो देखा। इसके बाद इमरान खान साहब से उम्मीदें हुई, पढ़े लिखे हैं, हीरो हैं, लोगों का ट्रस्ट है, एतमाद है, सोशल वर्क करते हैं, और बड़ा पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान का इनके साथ हो गया, यूथ हो गया, खवातीन, लड़कियां सारे हो गए। अब हम एक और पार्टी का इंतजार करेंगे। मतलब दैट्स ए साइकिल, सिस्फियन साइकिल ऑफ हिस्ट्री जैसे कहते हैं, एक टर्म यूज होती है कि वेटिंग फॉर गोडो तो होता है ना। उम्मीद तो मर नहीं सकती ना लासरा साहब। हम चाहे जहन्नम में भी जल रहे हो, उम्मीद तो होगी कि कभी जन्नत मिलेगी। ठीक है, हमारी उम्मीद तो खत्म ना करें। सोहेल साहब ये बताइएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि धांधलियां तो पहले भी इलेक्शंस में होती रही हैं, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। आपके ख्याल में पीटीआई ने इस दफा जरूर इंतशार की सियासत की ओवर द इयर्स, लेकिन अभी 2024 में अगर देखा जाए तो इलेक्शन में धांधली हुई, उसके बाद पीटीआई फिर भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को ले लें, या पार्लियामेंट से उनके लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर जो एक स्पीकर ने कमेटी बनाई उसका भी वो हिस्सा बनी। इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है एहतजाज होगा लेकिन मुज़ाकरात भी साथ साथ होंगे। तो इसमें कुछ तब्दीली आई है। जो एक डेडलॉक है वो हुकूमत की तरफ से शायद ज्यादा नजर आ रहा है कि हम बात करने को तैयार नहीं, और वो शायद इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात करने को तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ये। अब अगर ये गौर अली साहब और जो है वो आज गए हैं बैरिस्टर साहब जी, तो ये तो आपका ख्याल है कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ चले गए होंगे? जाहिर है हुकूमत की मर्जी से गए होंगे ना, और हुकूमत से कोई बातचीत हुई होगी तो गए होंगे। तो इसका मतलब है बातचीत तो जारी है। ठीक है, तो सोहेल साहब ये बताएगा अब आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी तो एक उम्मीद ऐसी नजर आ रही थी कि मिनिस्टर एनक्लेव में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वेन्यू पे शायद कोई बात हो और मान जाएं और उनको इजाजत दे दी जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वैसे तो बेहतर होता कि ये एहतजाज से पहले जो है वो कुछ एंगेजमेंट हो जाती और कामयाब हो जाती एंगेजमेंट। अब क्या लाए अमल होगा पीटीआई का भी और हुकूमत का भी? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं क्या लाए अमल होगा। हम तो दूर बैठे हैं, आप लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप बताएं। अच्छा सर जी, चल एक और बताएं, ये बात आप नहीं बता रहे थे, एक और बात बताएं। आज आप अपने कॉलम में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है विच वेंट अननोटिस्ड, क्योंकि वो सारा हंगामे, धरने, लॉन्ग मार्चेज में खबर दब गई है सर। आप कभी कभार बड़े बड़े ये बम शेल आप ये ब्रेक करते हैं अपने कॉलम्स में। आपने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान के बड़े बिग बिजनेसमैन थे, 10 के करीब एग्जैक्ट नंबर, इलेक्शन से पहले वो मिले और उन्होंने ये 10-10 करोड़ रुपया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक फंड बनाया और वो पैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेश किए ताकि वो इलेक्शन में वो जीत सकें। अच्छा, ये डोनेशन पूरी दुनिया में होते हैं, पार्टीज को दिया जाता है, लेकिन वो डिक्लेयर किए जाते हैं। ये डिक्लेरेशन आपके कॉलम में नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने तो कभी डिक्लेयर नहीं किया कि हमें बिजनेसमैनों ने 1 करोड़ रुपया दिया है। और अगर आपको याद हो, बेनजीर भुट्टो साहब यही तो कहती थी, जो मेरान बैंक स्कैंडल आया था उसमें ISI ने पैसे दिए थे 14 करोड़ रुपए। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के कैंप में पैसे बांटे गए थे अगेंस्ट बेनजीर भुट्टो साहबा। अब आज के आपने जो ब्रेक किया कि ना 1 बिलियन रुपीज वो 10 बिजनेसमैनों ने नवाज शरीफ साहब को दिया था। इट्स ए बिग बमशेल सर, और कहीं पे कोई इसका जिक्र नहीं आया। इसकी प्लीज कोई तफसील बताएंगे सर आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
इन्होंने तो जरूर अपने अकाउंट्स में शो किए होंगे, ये तो हो नहीं सकता ना। उन्होंने तो वो जरूर शो किए होंगे। अब उनकी तरफ से इसका इकरार आता है, इनकार आता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यकीनी बात है कि ये हुआ था और जाहिर है ये होना भी चाहिए। सियासी पार्टियां कैसे चलें अगर उनकी फंडिंग ना हो। डिक्लेयर तो करें ना सर, वो तो वहां पे कामला हैरिस को भी मिले हैं, वहां ट्रंप साहब को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं, या तो छुपा लिए जाते हैं पार्टी फंड के नाम पे, अपनी जेब में रख लें, अपने अकाउंट में रखें। हु इज गोइंग टू आस्क यू? 1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। ये तो अब पता नहीं, फिर ये मुझे उससे आगे का नहीं पता, जितना मुझे पता था मैंने तो उतना कह दिया। सर जी आपको ये पता था 10 लोग हैं, बिग बिजनेसमैन है, 1 करोड़ रुपया अमाउंट है, 10-10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है भाईजान, आपको पता तो सारा है। अभी जब वक्त आएगा तो हर चीज फिर वक्त की होती है ना क्लासरा साहब। उनके को नाम का पता चल सकता है या लाहौर कराची के हैं, कहाँ के हैं ये 10 लोग जो थे सर जिनका आपने बताया? नहीं, उसमें लिखा हुआ है पंजाब के हैं सारे। अच्छा, सारे पंजाब के हैं जिन्होंने दिए, और उन्होंने वॉलंटियर किया या उनको कहा गया कि आप आए और कंट्रीब्यूट करें? वॉलंटियर किया। आपको कोई कहीं से कोई आज कोई राब्ता तो नहीं हुआ जी आपने इतनी बड़ी अमाउंट ये लिख दिया है 1 बिलियन रुपीज मियां नवाज शरीफ साहब ने घर बैठे? कौन हमें पड़ता है क्लासरा साहब, कोई नहीं। हम ये जो है कोई परवाह नहीं करते, ना हुक्मरान, ना अपोजिशन, ना कोई और। नहीं, मेरा ख्याल है आप जो भी क्या करें सर, मेरा ख्याल है हम इसलिए लिखते भी नहीं है, हम इसलिए शो भी नहीं करते कि हमारी परवाह कीजिए, हमारा एक काम है 10 लोग सुने, 4 बंदे पढ़े, 2 पढ़े, हमने तो वो लिखना है जो हमारे ख्याल में लिखा जाना चाहिए। हम भी ठीक है सर, ये नहीं करते, अपना फर्ज अदा कर दिया बस, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा आपने जो इसमें लिखा है कि जनाब के इनकी पावर जो वो हुई है, इरोड हुई है, वही वाली बात आ जाएगी जो आपने पहले की थी कि ये तो पीपल्स पार्टी के दौर से, ये मेरी रीडिंग है, वहाँ से इरोड होना शुरू हुई है रिसेंटली। इसमें 2008 के बाद जब जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन दी, जनरल पाशा साहब को 2 दफ़ा एक्सटेंशन दी, फिर इन्होंने इमरान खान साहब ने आके एक्सटेंशन दी इनको, जनरल बाजवा साहब को। अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की एज लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। तो सियासतदान तो अब उस पर चले गए भी कि ठीक है, जो जिसको हिस्सा चाहिए, जहाँ पे पावर में चाहिए, वी डैम केयर, हमें आप कुछ ना कहें, हम आपको कुछ नहीं कहते, बस इमरान खान साहब को एडजस्ट करना बाकी है। इनको कैसे एडजस्ट किया जाए सर, कोई आप सोल्यूशन बताएं, ये ताकि सारा अपना अपना हिस्सा बकदर दूसरा ले और मुल्क चले। मैंने इसकी भी तजवीज पेश की है कि कौमी हुकूमत बना लें, सारे शामिल हो जाए। तो वजीर आजम किसको बनाएंगे सर? असल तो लड़ाई वहां पे हो रही है, वो जो ताकतवर होगा उसी की बढ़ती चलेगी। इसी की तो सारा, इसी के तो फंड है सर जी। अच्छा, एक और बताएं कि आपने आज जो लिखा है, आपने शहबाज शरीफ साहब की, एक बड़े अच्छे लफ्ज, आपका एक स्टाइल है बड़ा मुहज़्ज़ब, बड़ा बातमीज़, बादब, जो बड़ा अब उसमें कम होता जा रहा है हमारे जर्नलिज्म में। लोग जब तक किसी को गाली ना दें, किसी को बहुत ज़्यादा कोई उसका तबर्रा ना पढ़ें, बैशिंग ना करें, तो लोग कहते हैं तनकीद नहीं। बट यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जो उससे बात भी उससे सलीके से करते हैं, लोग पसंद करने का लिखते भी हैं। लेकिन आज आपने शहबाज शरीफ साहब के बारे में लिखा है, ये लगते हैं वाकई आपको एक वजीर आजम है, ये मुल्क को चला रहे हैं, इतनी जितनी कमजोरियां आपने उनके बताई हैं कि उनको तो कोई परवाह नहीं है, आपके कालम से लगा है ही इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अगर मुझसे पूछें तो शायद खकान अब्बासी साहब बड़े पावरफुल थे। गिलानी साहब ने इतनी बड़ी तकरीर कर दी थी कौमी असम्बली में कि हम स्टेट विद इन स्टेट नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जब वो OBL वाला इशू हुआ था, तो शहबाज शरीफ साहब का मतलब कैसे देखते हैं सर? आपने तो उनको आज बिल्कुल वो कर दिया है, क्या कहूँ, एक्सपोज किया है सर, अगर ये लफ्ज अगर मुनासिब है गवर्नेंस के हवाले से। शहबाज साहब की जो फिलॉसफी है ना क्लासरा साहब, वो शुरू से ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और वो स्ट्रांगली इस पर बिलीव करते हैं। तो जाहिर है हम सारे लोग तो उनके 100% हामी नहीं है उनके इस नजरिए के, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी फिलहाल तो इस पे कायल किया हुआ है। लेकिन कोई देखे ना सियासी नैरेटिव है शहबाज साहब का, ना कोई सियासी मीटिंग करते हैं, ना कोई अभी तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एक सियासी बयान आया है अब तक, सिर्फ वो भी सऊदी अरब के हवाले से कि भाई हम हाथ तोड़ देंगे जो सऊदी अरब के खिलाफ बयान देगा, वगैरह मैंने कोई उनकी सियासत नहीं देखी। तो हालांकि ये जो हुकूमत है या जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, इस सियासत की वजह से उन्हें मिली है, जाहिर है, और तो कोई वजह नहीं है। तो लेकिन वो सियासत कर नहीं रहे, शायद अभी किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो समझते हैं कि मैं कुछ परफॉर्म करके लोगों के पास जाऊं,
या हो सकता है कि वो समझते हों कि मेरे भाई को आगे बढ़ के सियासत करनी चाहिए, मुझे सिर्फ गवर्नेंस करनी चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन है अभी उनकी जो परफॉर्मेंस के बारे में, और खासकर पॉलिटिकल नैरेटिव विच इज मच नीडेड वो है ही नहीं उनका। ठीक। अच्छा सर, ये अगर इमरान खान साहब 8 फरवरी का जीता हुआ इलेक्शन था, वो क्लेम करते हैं हमने जीता हुआ था, नवाज शरीफ साहब का भी हमें लग रहा था कि जिस तरीके की उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो तो तकरीर भी नहीं की थी, उन्होंने विक्ट्री स्पीच करके चले गए। अगर खान साहब को ये दे दें, मैंडेट वापस कर दें, तो क्या हर्ज है? वो भी इस मुल्क के उनको वोट मिला है, पॉपुलर वोट मिला है, लोग चाहते हैं कि खान साहब आए हमें लीड करें, तो लोगों को चॉइस देना चाहिए। तो इसमें क्या आप समझते हैं, कोई हर्ज है? क्योंकि जिस तरीके की गवर्नेंस और हुकूमत चीज़ें हो रही हैं वो तो कहीं सेटल नहीं हो पा रही। तो खान साहब को आने दें, उनको एक दफ़ा मुल्क को रूल करने दें, लोगों के अरमान है पूरे करने दें सर उनको, हो सकता है वो इस मुल्क को अजीम बना दें। ख्याल है कि खान साहब से उनको 2 ही शिकायतें। एक शिकायत तो ये है कि भाई ये अदम इस्तेकाम पैदा करते हैं, और दूसरी उनकी शिकायत ये है कि अब आपको पूरी ताकत नहीं मिल सकती। आप अगर सबजुगेट होते हैं या किसी नेशनल गवर्नमेंट का एक पार्ट बनते हैं तो वो उस पर तो शायद तैयार हो जाए, लेकिन अब उन्हें पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार मौजूदा सेटअप में, जब तक मौजूदा लीडरशिप मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट की, वो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उन सब का खात्मा, उनके सारे इक़दामात का खात्मा। जाहिर है अपनी गर्दन पे कोई छुरी चलाता है, मैंने तो नहीं देखा, तो वो अपना खात्मा करके खान साहब को, या तो खान साहब उन पर गलबा पा लें ताकत के जरिए, या फिर जब तक वो ताकतवर है वो क्यों इनको गलबा पाने दे। लास्टली सर, आप जो डेड लॉक है, बड़ा डेडली डेंजरस डेड लॉक है, बुशरा साहबा जो हैं आपने देखा वो लीड कर रही हैं, पहले कहते थे पॉलिटिक्स में नहीं है, नो शी इज एक्टिवली इन्वॉल्व, और उन्होंने बड़े जज्बाती नारे भी लगवाए हैं, उन्होंने बातें, आपने सब कुछ सुना होगा। सो एक्टिवली तो वो पॉलिटिक्स में आ गई, मरियम नवाज साहबा की तरह, बेनजीर भुट्टो साहबा की तरह, या बाकी जितने भी, जब वो उनको कैसे देख रहे हैं आप कि पार्टी उनके नीचे मुत्तहद रहेगी? और प्लस इस डेड लॉक का क्या नतीजा होगा कि वो कहते हैं हम खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और एस्टेब्लिशमेंट साहब उनकी अपनी को वो कहे जी हम खान साहब को नहीं देने देंगे, आप आए अडियाला जेल पे हमला करने तो करके ले जाएं। तो वे मतलब क्या इसमें सोल्यूशन नजर आ रहा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा सर, यहाँ बैठे हुए। कोई आपके जहन में होगा, आपको ज्यादा तजर्बा है सर। सोल्यूशन तो देखो ना, सोल्यूशन तो दुनिया में क्लासरा साहब एक ही होता है, कुछ लो कुछ दो, ठीक है। तो दुनिया में और तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, मुकम्मल तो किसी की भी नहीं मानी जाती जब मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन ये तो कुछ दोनों में लचक ही नहीं है, दोनों मुल्क के रवैये में, इसीलिए ये मामला तय नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बात यह है, साहब बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, हमें भी अब जो है 30-39 साल हो गए, मुझे 40 साल। तो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है या रियासत जो होती है, उससे आप लड़ के तो कुछ ले नहीं सकते, लड़ने में तो उनकी बात है, ठीक है। आपको कहाँ लड़ाई आती है? लड़ाई तो नहीं आती है, आपको सियासत आती है, आप सियासत में तो उन्हें हरा सकते हैं, लड़ाई में उन्हें नहीं हरा सकते। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर लड़ाई हुई तो भाई लड़ाई में तो फिर वो ताकतवर है, ठीक है। और अगर सियासत हुई तो सियासत में हो सकता है पीटीआई, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब उनसे जीत जाए। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सोहेल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जो सुहेल वराई साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 10 बड़ी कारोबारी शख्सियात ने इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को 1 अरब रुपए जो है वो दिए, रकम पेश की। लेकिन अब बिजनेसमैन जो है, क्योंकि उनको रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट जो है अब सियासतदानों पे या इस हुकूमत पे कम हो गया है और मुक़्तदरा हलकों की तरफ जो है वो देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है आज की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी थी, बिग स्टोरी थी, जो ये सुहेल वराई साहब के कॉलम में है ये, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देते हैं, और अभी तक उसका कहीं से कोई डिनायल या कहीं से कोई बात नहीं आई और आएगी भी नहीं, मेरा ख्याल है। वही जो बात अभी उनसे हो रही थी सुहेल वराई साहब से, कि दुनिया भर में डोनेशन लिए जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इसके बगैर नहीं चल सकते, हर जगह पे होता है। एक लंबी इवन यूके में भी हमने देखा है कि यूके में भी
वहाँ पे लेबर पार्टीज ने वो ली थी, उन डोनेशंस लिए थे बहुत बड़े बड़े बिग बिजनेसमैनों से, और जवाब में उन बिजनेसमैनों ने वो राइट ऑफ कर दिए थे पैसे जो थे, और इसके बदले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनको टोनी ब्लेयर एंड कंपनी के दौर में उनको सीटें दी गई थी, और उनके जो बिजनेसमैन थे उसमें ऑटोमोबाइल वगैरह थे उनको कंसेशन भी दी गई थी। ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि बिजनेसमैन आपको 1 रुपया देगा बगैर किसी प्रॉफिट को। इंडिया में हम देखते हैं बड़े बड़े अभी स्कैंडल आए थे, वहां पे भी उन्होंने डोनेशन जो दी थी आगे बीजेपी वगैरह को दी थी। अच्छा, वहां पे अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम समझा जाता है कि डोनेशन मिलते हैं लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। सवाल ये है यहाँ पे, क्या नवाज शरीफ साहब ने पीएम नवाज ने डिक्लेयर किया? क्या उन्होंने किसी को इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमारे पास ये पैसे हैं, या जो पैसे अकाउंट में आए क्या अकाउंट में कोई उनको एफबीआर ने कोई वहाँ पे कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई अलर्ट जारी किए, उन्होंने उनसे कोई जवाब मांगा मियां नवाज शरीफ साहब से या उनकी पार्टी से कि भाई साहब ये जो पैसे आए हैं ये कहाँ से हैं, किधर हैं? अब डिक्लेयर करने पड़ते हैं ना। या मियां साहब को कैश में दिए गए 1 करोड़ रुपया, मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने कैश में दिया होगा, क्योंकि वही वाली बात जो वो कह रहे थे अभी वड़ाई साहब, उन्होंने अपने टैक्स गोशवारों में दिखाना है कि हमने डोनेशन दी है और वहां पे कंसेशन लेंगे या वट जो भी होगी। और प्लस सो इट्स ए बिग थिंग। मुझसे अगर पूछें, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये कि मियां नवाज शरीफ साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 दफा उनको 1 करोड़ रुपए के वहां पे उस डोनेशन पेश किए गए हैं, 10 बिजनेसमैनों ने दिए हैं कि आप इलेक्शन लड़ें और ये इलेक्शन जीते और कल को हमारे को अपने मफाद आते, चलो मान लिया जी स्टेबिलिटी उनका मफाद है, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप जीतेंगे। क्या बिजनेसमैनों को ये इस तरह की चीजों में पार्टियां बनना चाहिए? वो कहेंगे जनाब कि इमरान खान साहब के भी डोनर हैं, बिल्कुल हैं, जरदारी साहब की बहुत सारे डोनर्स हैं, हमें डोनर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डोनर्स जो जहन में रखें, देयर आर नो फ्री लंचेस। हर डोनर जितने जेब से पैसे निकालता है उससे 10 गुना वो इनसे किसी कंट्रैक्ट के जरिए, अपने किसी बिजनेस के कंसेशन के जरिए, ड्यूटीज में माफी के जरिए, ये फिर आपको कंसेशन जो एसआरओ वगैरह जारी होते, तो अब तो वो शायद वो उसकी IMF की मेहरबानी की वजह से वो नहीं हो रहे, आपने जो वहां से वो ये रियायतें लेनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो बराबर कर लेते हैं, बल्कि 10 गुना कमा लेते हैं। मियाँ साहब खुद भी ये काम करते रहे हैं, वो खुद भी इसी ही प्रोसेस से ऊपर होके आए हैं कि पार्टीज को आपने डोनेशन देना है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बना के रखनी है, आपने सारे काम करने, बल्कि वो गवर्नर जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कैसे इनको मुतारिफ करा। मियां साहब नोज द प्रोसेस। सवाल इस पे बिग सवाल उठ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कि भाई साहब आप बताएं कि इतनी बड़ी एक चीज आई है सामने, क्या अब आप इस पर कोई नोटिस करेंगे, कोई इंक्वायरी हेल्ड की जाएगी, कोई पीएम नवाज से पूछा जाएगा, मियां साहब को बुलाया जाएगा कि सर ये 1 बिलियन रुपीज का आपने डिक्लेरेशन कहाँ पे की और पैसा कहाँ पे लगा है? बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत के वक्त भी यही मसला था। उस वक्त के जना असलम बेग और असद दुरानी साहब जो है DGISI और आर्मी चीफ थे, उन्होंने IGA बना के उस वक्त 14 करोड़ रुपया इन्होंने उस पर यूनुस हबीब साहब थे बैंकर हबीब बैंक में, उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन कराई गई थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीर पगड़ा सब लंबी लिस्ट है, उनके नाम भी आ रहे थे कि जनाब इनकी पार्टी ने भी लिए थे, बड़े बड़े बिग नाम से, मैं नाम लूं तो लोग हैरान होंगे कि पैसे दिए थे उस वक्त ISI ने, आर्मी ने, कि आप बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। तो मियां साहब का ये 1 करोड़ रुपीज लेना, और बिजनेसमैनों का मैं वही कह रहा हूं कि हर कोई अपने तरीके से डोनेशन देता है, इट्स ए बिग थिंग। और इस पे किसी ना किसी को तो कोई वजाहत देनी चाहिए कि पैसा पार्टी फंड में गया है, कि उसका अपना कोई उम्मीद ही कर सकते हैं कि डिक्लेयर हो। और चले हम तो बात कर सकते हैं ना, वो तो उम्मीद, आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है, हम बात कर सकते हैं, मतलब दैट्स अ बम्पशेल, क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा जुलूस हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, मतलब लोगों को तवज्जो नहीं है। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी स्टोरी मर गई है कि जनाब 1 बिलियन रुपीज 10 बिग बिजनेसमैन जिनके नाम भी नहीं सामने आ रहे, उनके नाम सामने आने चाहिए कि कौन लोग थे, वो कौन पंजाब से उन्होंने कहा कि ये कुछ, अच्छा वो कौन कौन से थे और उनका कौन कौन सी उसकी इंडस्ट्री या बिजनेस से ताल्लुक है, ताकि कल को हमें पता चले कि पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत जो है ये कौन सी ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे उन 10 बिजनेसमैनों के बिजनेस को फायदा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस पे तो डिमांड होनी चाहिए कि ये सारी, अगर ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, अदरवाइज तो सियासतदानों का जो पहले ही अल्लाह के फजल से एक जीरो क्रेडिबिलिटी है, खाना पीना, माल बनाना, पार्टी फंड के या डोनेशन के नाम पे, सोशल वेयर पे पैसे बनाओ, खाओ पियो, लुट्टो तो फुट्टो वाला हिसाब। इट्स आई एम शॉक्ड 1 बिलियन रुपीज आपको इलेक्शन से पहले दिया जा रहा है कि आप ये लें जनाब। सही है। एक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, होना है, मेरा ख्याल है ये वक्त भी आना था ब्रेक का, लेकिन अहम खबर ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर शिबली, फराज और असद कैसर अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी इतलात है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने काफिले के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अहम इतला
बैक नाजरीन, कुछ अहम इतलात आ रही हैं कि खान साहब से जेल में फिर से मिलने गए हैं बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर साहब। क्लासर साहब, क्या करेंगे खान साहब? उससे पहले भी थोड़ी देर पहले आ रहा था कि मिनिस्टर इनक्लेव में भी मुलाकात हुई थी, मुज़ाकरात कुछ हो रहे थे कि वेन्यू क्या होना चाहिए। तो अब जो मुलाकात है ये भी हुकूमत की तरफ से ही गो अहेड होगा, तभी ये मिलने गए हैं। क्या मैसेज दिया होगा हुकूमत ने, क्या करेंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब और ये हुकूमत दोनों एक मेरा ख्याल बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑप्शन चॉइस, कि एब्सोल्युटली देयर इज नो चॉइस। अब खान साहब एक चीज़ से कम नहीं मानेंगे, या बुशरा साहब नहीं मानेंगे, या उनके वर्कर नहीं मानेंगे। ये आखिरी कॉल है, ये जहन में रखिएगा। वो ये है कि खान साहब को रिलीज़ किया जाए, उनको आप रिहा कर दें। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा या फौज वट जो है वो तैयार हैं खान साहब को रिहा करने के लिए? खान साहब इससे काम तो नहीं मानेंगे। एंड आई डाउट कि एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी है, जो भी पावर्स हैं, दैट बी ऑफकोर्स हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब को तो हमने देख लिया है, ही इज एक्टिंग लाइक ए स्ट्रेंजर, कि मेरा तो तल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल उस डिस्टेंस से बैठ के सारी प्रोसीडिंग देख रहे हैं कि आपस में तय कर लो, जो भी बात तय हो जाए मुझे बता देना। उनका तो ये स्टाइल है, मतलब है बिल्कुल टोटल इंडिफरेंट है। सो ये दोनों इसमें बंद गली में है। अगर वो नहीं करती एस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं या हो रहे हैं और उन्होंने डी चौंकाना है, तो फिर यहाँ पे अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो देन वो कहते हैं, इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत एक फिल्म है, कहते हैं उसका नाम है देयर विल बी ब्लड, और अल्लाह माफ़ करे, मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी एक वो कांस्टेबल साहब 2-3 बच्चों के बाप थे, उनकी डेथ हो चुकी है। अगर वो यहाँ तक आते हैं, पहुँच जाते हैं, या तो फिर आप फिर इंतजार करें 126 दिन फिर बैठेंगे खान साहब। वो तो इससे काम पे राजी नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को लगता है कि अगर अपनी आवाज़ पहुँचानी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, उसके सामने हमने बैठना है, इससे काम पे राजी नहीं होंगे। वो नहीं होंगे, आप उठाने की, रोकने की उनको कोशिश करेंगे, खुदा ना खासा देयर विल बी ब्लड। और दोनों साइड से मुझे तो कोई लचक नजर नहीं आ रही, ना उनको एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ना है, ना खान साहब ने इसको कॉल ऑफ करना है। और अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, मतलब बाज ऐसी भी बात आप कहते हैं, दुआ करते हैं कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन वो एक वाली बात है कि दोनों साइड जो हैं वो अनकम्प्रोमाइजिंग उस पर पहुंच चुके। बुशरा साहब तो कह चुकी है कि हम उनको वापस लेकर आएंगे। अब नहीं लेके जाते तो फिर उसके बाद दोबारा वर्कर इकट्ठा करना, फिर उनको एनर्जी देना, मोबिलाइज करना, वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सो अब एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटना चाहती है तो खान साहब को रिहा करके बुशरा साहब के हवाले करें, जी ले जाए इनको पेशावर ले जाएं। या ये खान साहब अगर समझते हैं कि वो कहते हैं वन हैज टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, पॉलिटिक्स एक दिन का गेम नहीं होता। आपने प्रेशर दिया, दबा दिया, आपको जगह दे रहे हैं, मान लें। अगर आप समझते हैं कि सियासत में बंद गली में ना आ जाए, वायलेंस ना हो, फिर आप पे एक और 9 महीना डल जाए, क्यों वर्कर तो बाज़ दफ़ा आपके कंट्रोल में नहीं होता। जो इतना बेचारा थका हुआ है, पुलिस से लड़ता आ रहा है, वो शेलिंग बर्दाश्त कर रहा है, वो पैदल चल रहा है, गाड़ियों पे चल रहा है, पिछले 2 दिन से ऑलमोस्ट वो तो रोड पे है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा, उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी। सो वो तो इस वक्त थोड़ा कोई और स्टेट ऑफ माइंड में होगा। आपने अगर उसको लड़ाना है, भिराना है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को बचाना है, कि पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा सा लंबा गेम खेलना पड़ता है, तो वही स्ट्रेटजी तो ये होगी, खान साहब को वायलेंस से, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अदरवाइज मतलब एस्टेब्लिशमेंट तो कहेगी कि ठीक है खान साहब एक और उसमें फंसते हैं, कोई और केसेस में तो फंसा दें। ठीक है, देखते हैं खान साहब को विजडम का ये इम्तिहान है। देखते हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में जो है वो क्या निकलता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।